नेक्स्ट टॉपिक अपना है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 वाला हुआ था, उसमें क्या क्या संशोधन हुए थे, तो वो एक बार देख लेते हैं उस टॉपिक को। तो स्टार्टिंग इसकी विधायी संशोधन की देख लेते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन था उसको दूर करने के लिए जो 73 में एक रेगुलेटिंग आया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका क्या था, जो भ्रष्टाचार था और कुप्रशासन, इसको ख़त्म करने के लिए कंपनी क्या कर रही थी, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो और कुप्रशासन फैला रहे थे, उसके लिए क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड की सरकार थी वहाँ से उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था 1773 में। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के द्वारा सर्वप्रथम क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो जो अपना एक जैसे अभी न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो बोलते हैं जिसको, उसी टाइम पे हुआ था ये रेगुलेटिंग एक्ट में, इसका प्रावधान किया गया था 1773 में, सर्वप्रथम कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, उसमें क्या था, कलकत्ता राजधानी थी तो कलकत्ता में किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय जो था 1774 में इसका गठन किया गया था, 73 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट और 74 में इसका गठन कर लिया गया था। और इसके जो एलिजा एम्पे थे वो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्या नाम है इनका, एलिजा एम्पे, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन। और जो बाकी 3 थे उसमें चैम्बर्स थे, लेमेस्टर थे और हाइड थे। ठीक है, उसके बाद 1786 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, 1786 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, मतलब इसमें क्या हुआ था, 86 वाले में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को बढ़ा दिया गया था। विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के जो निर्णय थे उनको रद्द भी कर सकता था तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो 86 वाले में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो कार्नवालिस था, कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। कार्नवालिस क्या चाहता था कि जिला कलेक्टर हैं उनको ज़्यादा पावर न दी जाए था। उसने क्या हुआ था, शक्ति के पृथक्करण, यानी कि शक्ति को इसने, विधायी शक्तियाँ थी और जो तुम्हारी नॉर्मल वाली थी रेवेन्यू पावर थी, इनको अलग अलग कर दिया था शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार। तो इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, कार्नवालिस ने। ठीक है, और इसने जो पुलिस प्रशासन, इसने सारा कुछ जो स्टार्ट किया था वो कार्नवालिस ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार, जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चल रही थी अपना प्रशासन, तो जो भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था, मतलब उसने क्या कर रखा था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ये इन्होंने एकाधिकार ले लिया था रानी से स्टार्टिंग में। तो उसको ख़त्म कर दिया गया था 1813 वाले। इसमें केवल चाय और जो चीन के साथ व्यापार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर एकाधिकार था, बाकी सारे अधिकार जो थे बाकी और कंपनियां भी जो थी इंग्लैंड की वो कर सकती थी। 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी। उसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ था, एक प्रावधान और किया गया था, इसमें शिक्षा पे 1 लाख रुपए जो थे वार्षिक खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था 1813 वाले में। तो मतलब शिक्षा पे उसमें सबसे कम रुपए 1 लाख रुपए का पहली बार प्रावधान आया था इंग्लैंड की तरफ से कि शिक्षा पे भी 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। और इसमें एक अधोन्नति निस्यंदन सिद्धांत था, उसको पारित किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उच्च लोग जो थे वो शिक्षित कर दो, बाकी नीचे वाले उच्च लोगों को शिक्षा देते रहेंगे, ये था उसका रूल। उसका चार्टर एक्ट देख लेते हैं। चार्टर एक्ट जो आया था 1833 वाला, द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक जो अधिकार थे समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब क्या हुआ था, 33 वाले में क्या हुआ था, बोला कंपनी के सारे वाणिज्यिक अधिकार खत्म कर दो, अब केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकती थी कंपनी यहाँ पे। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना था, और इस समय जो बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो पहला आपका गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1833 के अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो था वो चौथे सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया था, और इसका जो चौथा कानूनी सदस्य था वो कौन था, लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया था चौथा कानूनी सदस्य, यानी विधि सदस्य जो था वो जोड़ा गया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। 1858 में भारत जो सरकार अधिनियम आया था 1858 का। ठीक है, 1857 का जब विद्रोह हो गया तो फिर एक तुरंत ही उन्होंने 1858 में भारत सरकार अधिनियम निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय जो प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था, ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया था। कि इसमें क्या हुआ था, 1857 जब विद्रोह हो गया था तो फिर क्या किया कि सारा कंपनी से सारी पावर लेके जो इंग्लैंड के रानी थी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी 1858 के एक्ट के अनुसार। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में आया था के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी, यानी इसमें क्या हुआ था, ये अध्यादेश जारी कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था वो कोई भी अध्यादेश जारी करके कोई भी रूल तत्काल लागू कर सकता था। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई, तो ये 6 माह तक ये एक्टिवेट रहता था इसका अध्यादेश। ठीक है, ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह में दिया भी गया है, ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकते थे।
1861 के जो आया था भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें और क्या किया गया था, द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी जो वायसराय था, ठीक है, अब क्या हुआ था, इसको वायसराय बोलने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद मतलब ये 1857 के विद्रोह के बाद जो हुआ था उससे वायसराय बोलने लग गए थे, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। और लॉर्ड कैनिंग इसके पहले थे, ठीक है, पहले वायसराय थे। तो इसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने विभागीय प्रणाली जो था उसकी शुरुआत कर दी गई थी, कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी जिसके द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं जो 1861 का अधिनियम था, इसके द्वारा क्या हुआ था, इसी में के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया। मतलब इसमें क्या हुआ था, जो कार्यकारी परिषद थे उसमें मिनिमम 6 और अधिकतम 12 सदस्य चुन सकते थे। ये मतलब इन्होंने क्या किया था, कार्यकारी परिषद जो था उसका विस्तार कर दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में क्या हुआ था, उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद के जो 1861 वाला अधिनियम था इसी में की गई थी, कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में ही की गई थी, ठीक है। तो मतलब 3 जगह और न्यायालय बनाने की इसमें बात की गई थी। मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड सुधार था की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से जो सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों में एक साथ आयोजित करने जाने लगी थी। 1922 में हुआ था कि इंग्लैंड और भारत में जो प्रतियोगिता परीक्षा है, ठीक है, सिविल सर्वेंट को चुनने के लिए वो एक साथ आयोजित की जाएगी। उसके बाद भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन, मतलब क्या हुआ था कि जो 1919 वाला अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ था, प्रांत जो थे उसमें द्वैध शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार से प्रारंभ किया गया था, जिसे भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग जो था, तो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। कब, 1926 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1935 के अधिनियम के अनुसार लोक सेवा आयोग के स्थान पर क्या हुआ था, संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये जो फेडरल वाला किया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, 1935 में। उसके बाद वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। तो जो ये संघीय लोक 1937 में जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से अलग यानी स्वतंत्र रूप से परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाने लगी थी, ठीक है, सिविल सर्वेंट की। उसके बाद वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग जो FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल कर दिया गया था संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC कर दिया गया, जो अभी UPSC बोलते हैं वो, ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त करके, अब इसमें क्या किया गया, जो 1919 में अधिनियम किया गया था उसमें क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन था, ठीक है। अब उसको खत्म करके प्रांतों में द्वैध शासन को इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया और अब कर दिया केंद्र में, यानी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, तब केंद्र में अब इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी 1935 वाले अधिनियम के अनुसार। 1935 अधिनियम ही लगभग मोस्टली उठा लिया गया है जो अपना संविधान बनाया उसमें। जो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा है इसमें दिया भी गया है, उसमें क्या हुआ था, बहुत कुछ जो है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। आधारित का मतलब उसको कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, मतलब एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, मतलब ऐसा संविधान बनाया है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं, मतलब चलने वाला संविधान तो है ही नहीं, इन्होंने ये कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ठीक है, 1935 को अस्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1900 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें 1935 वाले अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसमें मोस्टली चीज़ें कॉपी पेस्ट की गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये गुलामी का अधिकार या दास्ता का अधिकार पद बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गुलामी या दास्ता का अधिकार पद बताया था, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें देखेंगे।